Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल के लिए नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नीचे एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो टॉपिक है एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। ये टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से। ये टॉपिक नंबर 11 है। इस टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से कुछ सब टॉपिक्स हमने पिछले एक वीडियो में कवर कर लिए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो हम देखेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये 3 सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैसेस का एडजॉर्प्शन सॉलिड पे अफेक्ट करता है? तो यहां याद रखें, सॉलिड जो है वो एडजॉर्बेंट है, ठीक है, और गैस जो है यहां पे एडजॉर्बेट है। अब ये है 5 फैक्टर्स जो गैस का एडजॉर्प्शन सॉलिड पे अफेक्ट करेगा। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, दैट इज गैस। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, दैट इज सॉलिड। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट टेम्परेचर, और जो लास्ट फैक्टर है वो प्रेशर ऑफ गैस। चलिए 1 by 1 करके ये सारे फैक्टर्स हम देखते हैं। पहला है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, दैट इज गैस। तो जो गैसेस हैं उनको हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफाइड होते हैं वो इजिली। तो गैसेस कहां पे लिक्विफाई होते हैं इजिली? हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पे। और वो गैसेस जिनका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो इजिली लिक्विडिफाई होंगे और इसलिए वो इजिली एडजॉर्ब्ड होंगे। तो आपको याद रखना होगा कौन से गैसेस इजिली एडजॉर्ब होते हैं, वो गैसेस जिनका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो उन गैसेस में आते हैं गैस जैसे कि SO2, Cl2, NH3। ये इजिली लिक्विडिफाई होते हैं क्योंकि उनका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और वो इजिली एडसॉर्ब होते हैं। बट जो गैसेस हैं N2, O2, H2, ये गैसेस हैं वो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई है क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना हाई नहीं होता और इसलिए ये डिफिकल्ट टू एडसॉर्ब भी है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, दैट इज सॉलिड। तो वैसे सब्सटेंस जो हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर स्मॉल गिवन अमाउंट मास, वो सॉलिड्स या वो एडजॉर्बेंट ज्यादा अच्छा एडजॉर्प्शन दिखाएंगे और वो ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस को एडजॉर्ब कर पाएंगे या ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस को एडजॉर्ब कर पाएंगे। तो याद रखें, जो एडजॉर्बेंट लार्ज सरफेस एरिया दिखाएंगे फॉर गिवन मास, वो ज्यादा अच्छे अमाउंट ऑफ गैस को एडजॉर्ब कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर है कि पोरस नेचर, जैसे कि सिलिका जेल, चारकोल, वो बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट्स है क्योंकि वो पोरस इन नेचर है और इसलिए वो ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस को एडजॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो जैसे मैंने बताया, जो भी सब्सटेंस विथ लार्ज सरफेस एरिया होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस को एडजॉर्ब कर पाते हैं क्योंकि एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। तो यदि आपको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करना है तो आपको सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज करना होगा। इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स से ज्यादा फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस ज्यादा अच्छे एडजॉर्बेंट साबित होते हैं
क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, या फिर रफ सरफेसेस या कोलाइडल सब्सटेंस, ये सारे के सारे गुड एडसॉर्बेंट्स हैं क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर अ स्मॉल गिवन मास। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो याद रखें एडसॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब वो हीट इवॉल्व करता है। इसका मतलब एडसॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडसॉर्प्शन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये एडसॉर्प्शन जो है वो हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे और ज्यादा अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन होगा लो टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एडसॉर्प्शन का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ गैस। तो याद रखें एडसॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। फॉर एनी गिवन टेम्परेचर यदि आपको एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस इंक्रीज करना है तो आपको प्रेशर इंक्रीज करना होगा। जितना ज्यादा आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्प्शन इंक्रीज होगा। इसलिए एडसॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस को। तो याद रखें एडसॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। टेम्परेचर बढ़ेगा एडसॉर्प्शन घटेगा, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। प्रेशर बढ़ेगा एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। एट हाई प्रेशर जो है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर को। तो समझ लीजिए कि कम प्रेशर पे कम एडसॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है, फिर प्रेशर बढ़ा एडसॉर्प्शन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बट एकदम हाई प्रेशर पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो एकदम हाई प्रेशर पे एडसॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से। क्यों ऐसा? क्योंकि सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट जो है वो फुली कवर्ड हो जाते हैं एडसॉर्ब गैस मॉलिक्यूल से। और अब कितना भी आप प्रेशर इंक्रीज करें सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट अवेलेबल ही नहीं है एडसॉर्प्शन के लिए, तो एडसॉर्प्शन होगा कहां? इसलिए एडसॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होता है विद प्रेशर, बट एट वेरी हाई प्रेशर it is becoming independent of pressure. Adsorption is becoming independent of pressure क्योंकि एकदम हाई प्रेशर पे सरफेस एरिया ही नहीं बचता है एडसॉर्बेंट का जहां एडसॉर्प्शन हो। नेक्स्ट है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो है रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो एडसॉर्ब होगा पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट, उसे कहेंगे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली एक रिलेशनशिप है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्ब होता है पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। एक इक्विलिब्रियम प्रेशर पे यदि आप गैस एडसॉर्ब करवा रहे हो या फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे यदि आप सॉल्यूशन एडसॉर्ब करवा रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बहुत सारे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म दिए गए थे बहुत सारे साइंटिस्ट द्वारा, बट हम एक ही पढ़ेंगे, वो है फ्रुंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रुंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो दिया गया था फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। तो गैस को एडसॉर्ब करवाया गया था सॉलिड पे और उस पे ये जो है फॉर्मूला प्रपोज किया गया था। वो फॉर्मूला है x/m इक्वल टू k p रेज टू 1/n, जहां n इज ग्रेटर देन 1। अब याद रखिए सब टर्म्स, x मतलब होता है मास ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड, m है मास ऑफ एडसॉर्बेंट एट प्रेशर p। तो x/m क्या हुआ? मास ऑफ गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। P हुआ इक्विलिब्रियम प्रेशर, K और N जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है और वो डिपेंड करते हैं ऑन नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट और नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड गिवन टेम्परेचर। अब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह का दिखता है। दैट इज x/m y एक्सिस पे, प्रेशर x एक्सिस पे, और फिर आप देखोगे कि एडसॉर्प्शन जो है मतलब
मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट वो इंक्रीज हो रहा है विथ प्रेशर, बट एट वेरी हाई प्रेशर वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज एट वेरी हाई प्रेशर जो है वो सरफेस ही नहीं बचा एब्जॉर्बेंट का जहां और एब्जॉर्प्शन हो, इसलिए वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो विथ प्रेशर वो इंक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन, बट एक सिचुएशन आने पे कितना भी आप प्रेशर इंक्रीज कर दो वो कांस्टेंट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन, अभी तो हमने देखा गैस ऑन सॉलिड, बट यदि आप सॉल्यूशन की बात करें तो अब आपको पी टर्म को जो है रिप्लेस करना होगा कॉन्सेंट्रेशन सी से। तो अब हो जाएगा फॉर्मूला x अपॉन m इक्वल टू के सी 1/n। अब यहां पे जो है अब आपको दोनों साइड लॉग लेना होगा, तो ये हो जाएगा log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। अब आप log x अपॉन m को प्लॉट करें अगेंस्ट log c इफ सॉल्यूशन और अगेंस्ट log p इफ इट इज गैस। तो आप x एक्सिस y एक्सिस पे रखिएगा log x अपॉन m और x एक्सिस पे log p। वो प्लॉट करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे यदि आप स्लोप कैलकुलेट करें तो आपको वैल्यू मिलेगा 1/n का, और यदि आप इंटरसेप्ट निकालें y एक्सिस पे जहां पे ये लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है वो आपको देगा log k। तो इस तरह से आप log k और 1/n जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, log x अपॉन m और log p का एक ग्राफ प्लॉट करना है। जिधर आपको स्लोप मिल जाएगा वो मिलेगा, वहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे 1/n और इंटरसेप्ट से कैलकुलेट कर पाओगे log k। तो आपको n और k का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन पढ़ने का मतलब क्यों है, क्यों उतना इंपॉर्टेंट है एडसॉर्प्शन? क्योंकि उसके वाइड एप्लीकेशन है बहुत सारे फील्ड्स में, जिसमें से कुछ आज हम देखेंगे। पहला है कैटालिसिस। तो एडसॉर्प्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जहां आपका कैटलिस्ट और रिएक्शन मीडियम दो अलग फेज में होते हैं। तो आपका कैटलिस्ट होता है सॉलिड और आपका रिएक्शन मीडियम होता है लिक्विड या गैस। तो जो सॉलिड कैटलिस्ट है वो यूज होता है इन मेनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो एडसॉर्प्शन जो है बेसिकली बहुत सारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में यूज होता है। जैसे कि आयरन यूज होता है एज कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, जहां आयरन जो है वो कैटलिस्ट है और वो अपने सरफेस पे जो है रिएक्शन होने देता है विद द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन। प्लैटिनम यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जहां प्लैटिनम अगेन इज अ कैटलिस्ट और वो अपने सरफेस पे रिएक्शन होने देता है विथ अगेन फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में यूज होता है फाइनली डिवाइडेड निकल, अगेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटलिस्ट में विद द हेल्प ऑफ फिनोमेना एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट है गैस मास्क। गैस मास्क क्या होता है? ये एक्चुअली डिवाइस है जो कंसिस्ट करता है एक्टिवेटेड चारकोल या फिर मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट्स, और ये यूज किया जाता है फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस कि अवॉइड किया जा सके पॉइजनस गैस का इनहेलेशन। तो जो एक्चुअली कोल माइंस में काम करते हैं या फिर ऐसे कोई खदान वाली जगह पे काम करते हैं, वहां पे जो है बहुत सारे जो पॉइजनस गैसेस रिलीज होते हैं। तो आप देखोगे वहां के वर्कर्स है ना, एक मास्क पहने रहते हैं, उसको गैस मास्क कहते हैं, और उस मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल या मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट्स होते हैं जो इन पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उन्हें हमारे अंदर इनहेल होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सिलिका और एल्यूमिनियम जेल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे एब्जॉर्बेंट्स हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए, और इसलिए ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। यदि आप टेम्परेचर लो कर दो एट एनी गिवन प्रेशर, तो आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑफ गैसेस ऑन चारकोल पाउडर। तो यदि आपने चारकोल पाउडर लिया और उसके ऊपर आप कोई गैस को एब्जॉर्ब कराना चाहते हो,
तो आप एट गिवन प्रेशर पे टेम्परेचर लो कर दो। अब ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है एट हाई वैक्यूम जनरेशन। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है एडसॉर्प्शन का ऑफ गैस ऑन चारकोल एट गिवन प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, वो कहां यूज किया जाता है? हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। तो जो वेसल है जहां पे हाई वैक्यूम क्रिएट करना है उसे कनेक्ट किया जाता है वैक्यूम पंप से, और फर्दर वो अगेन कनेक्टेड होता है एक दूसरे वेसल से जो जिसमें भरा होता है कोकोनट चारकोल कूल्ड बाय लिक्विड है। मतलब टेम्परेचर जो है वो लो रखा जाता है और उस पर रखा जाता है फॉर एड्सॉर्बेंट इज कोकोनट चारकोल। ये कोकोनट चारकोल क्या करता है? वो एड्सॉर्ब करता है। देखो वैक्यूम पंप तो गैस एड्सॉर्ब कर लेगा, वहां वैक्यूम जनरेट करेगा, पर जो कुछ और ट्रेसेस ऑफ गैस और मॉइस्चर जो बच गए हैं, जो वैक्यूम पंप नहीं निकाल पाया, उन्हें ये चारकोल जो है वो एड्सॉर्ब कर लेता है ये ट्रेसेस ऑफ एयर और मॉइस्चर को, और हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए हाई वैक्यूम। नेक्स्ट उसका एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। तो जो एड्सॉर्प्शन है वो यूज किया जा सकता है टू डिटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। तो आपने लैब में टाइट्रेशंस बहुत बार किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो मैं बताती हूं टाइट्रेशंस होता क्या है। तो आपके पास होता है, देखिए आपको याद रखना है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो कितने अमाउंट ऑफ एसिड को आप कितने अमाउंट ऑफ बेस से ट्रीट करोगे कि आपका रिएक्शन जो मिक्सचर है वो न्यूट्रल हो जाए, ना वो एसिडिक रहे ना बेसिक रहे, उसको न्यूट्रलाइजेशन। तो ये टाइप ऑफ टाइट्रेशन, बहुत सारे टाइप होते हैं, एक टाइप में ये बता रही हूं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको एक जो है ब्यूरेट में, आप लैब कभी जाओगे तो देख पाओगे वहां एक ब्यूरेट होता है ऐसा, उसको स्टैंड में फिट करना है। उसमें आप लोगे बेस, ठीक है, फिर एक कोनिकल में आप लोगे एक मेजर अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, जैसे 10 ml 20 ml जितने आपकी टीचर बताए वो एसिड लोगे। उसमें कोई इंडिकेटर डालोगे, ज्यादातर इसमें फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर डाला जाता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर आप इसमें डालोगे जो एसिड में कलरलेस रहेगा, ठीक है, और आप अब एक एक ड्रॉप करके इसमें बेस डालते जाओगे। जैसे जैसे आप ब्यूरेट से एक एक ड्रॉप बेस इसमें गिराओगे ये सॉल्यूशन हल्का सा पिंक होगा, और जैसे आप इसको शेक करोगे वापस वो पिंक कलर गायब हो जाएगा। और आपको ऐसे ड्रॉप वाइज एडिशन करते रहना है जब तक वो पिंक कलर हिलाने के बाद भी गायब ना हो। वो एक लास्ट ड्रॉप होगा जब पिंक कलर इसमें मतलब आएगा और वो रह जाएगा, कितना भी आप इस जो बर्तन है ये वाला जो वेसल है उसको हिला लो, वो पिंक कलर वहां पे रिटेन रहेगा। तो वो इंडिकेशन है कि आपका रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो चुका है। और अब आप यहां से ब्यूरेट के मेजरिंग, इससे पता, यहाँ पे स्केल बना रहता है, उससे पता लगा सकते हो कितना 10 ml ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने ml ऑफ बेस लगा। तो ये टाइप ऑफ, एक मैंने जनरल टाइप ऑफ जो है वो टाइट्रेशन रिएक्शन बताया। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन, जैसे यहाँ पे फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर आपने यूज किया था जो बताया पिंक कलर आते ही कि ये लो तुम्हारा रिएक्शन एंड हो चुका है अब मत डालो, वैसे ही ये एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर भी एंड पॉइंट बता देते हैं ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। इनके लिए यूज किया जाता है डाइज जैसे कि योसिन और फ्लोरोसिन एज इंडिकेटर। जैसे यहाँ पे हमने फिनोल्फ्थेलिन यूज किया था, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? योसिन एंड फ्लोरोसिन। तो एक सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है जो कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरोसिन, और वो टाइट्रेटेड होता है अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट। तो NaCl जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो देगा AgCl दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। ठीक है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका NaCl जो है पूरा यूज हो चुका होगा AgNO3 के साथ, अब आप एक्स्ट्रा AgNO3 डालोगे। देखो जैसे आपने क्या किया, अब इसमें क्या करोगे, आप नीचे NaCl लोगे और ब्यूरेट में अब आप AgNO3 भरोगे। अब ड्रॉप वाइज AgNO3 इसमें डालते जाओगे और ये रिएक्शन होके AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे जमा होता जाएगा। बट एक सिचुएशन आएगा जब ये वाला एक ड्रॉप अब डालने के बाद अब NaCl जो है पहले सारे AgNO3 का रिएक्ट हो चुका है, NaCl बचा ही नहीं है, मतलब क्लोराइड आयन खत्म हो चुका है, इट इज ओवर।
अब आप यदि अब इसमें AgNO3 डालोगे तो अब AgNO3 जो है वो रिएक्ट होगा फ्लोरोसिन के साथ और ये फ्लोरोसिन एब्जॉर्ब हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो जो पहले रेड कलर आ जाएगा इस सोल्यूशन को। तो पहले एक्चुअली ये सोल्यूशन को था पेल येलो कलर, जब तक NaCl एग्जिस्ट हो रहा था, AgNO3 NaCl के रिएक्ट कर रहा था, तब तक सोल्यूशन का कलर क्या था, प्रेसिपिटेट का कलर क्या था, पेल येलो। पर जैसे ही NaCl खत्म हो गया और अब आपने AgNO3 डाला तो अब वो रिएक्ट हुआ फ्लोरोसिन के साथ और आपको दिया रेडिश पिंक कलर, और ये रेडिश पिंक कलर आपको बताएगा कि आपके रिएक्शन का एंड पॉइंट आ चुका है और आपका रिएक्शन यहां स्टॉप हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसका पर्पस है फॉर सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मतलब नोबल गैसेस। तो जो मिक्सचर होता है नोबल गैसेस का, वो डिफरेंट गैसेस उसमें से जो हो एब्जॉर्ब होते हैं डिफरेंट एक्सटेंट में। तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गोन, ये सबका सपोज आपने मिक्सचर लिया। ये मिक्सचर जो है वो कोकोनट चारकोल पे या दूसरे जो एब्जॉर्बेंट है उस पे डिफरेंट अमाउंट पे जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, और ड्यू टू दिस सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल गैसेस इजिली सेपरेट हो जाते हैं ऑन कोकोनट चारकोल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो यहां पे लो ग्रेड सल्फाइड ओर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका और अदर अर्थिंग मैटर यूजिंग पाइन ऑयल एज फ्लोटिंग एजेंट। और यह हाइड्रोफोबिक पाइन ऑयल जो है वो प्रेफरेंशियली वेट यूज किया जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब ऑन होता है सल्फाइड ओर विच इज टेकन अप इन द फ्रूट। तो इस तरह से इससे सल्फाइड ओर से हम कॉन्सेंट्रेटेड जो है सल्फाइड ओर निकाल सकते हैं, लो ग्रेड सल्फाइड ओर से भी। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो बेस्ड ऑन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन यूजिंग पाउडर्ड एब्जॉर्बेंट सच एज सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल। तो इसका मैं आपको एक क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूं। तो ये सब पॉइंट जो है ना टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, ये जनरल पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूं बस। तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में क्या होता है कि आपको है ना एक सरफेस दिया जाता है, वो कांच का हो सकता है, मेटल का होता है, और उसके ऊपर ना सिलिका या एल्यूमिनियम जेल का है एक कोटिंग बना दिया जाता है। तो सिलिका या एल्यूमिनियम जेल ना एक्चुअली पाउडर फॉर्म में आते हैं, पहले उनको ऐसे कोई सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है जो वोलेटाइल हो, और फिर उसमें ये जो ग्लास प्लेट है या मेटल प्लेट है उसको डिप किया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है। तो इस पे कोटिंग ऑफ दैट बन जाता है, लेयर ऑफ दैट सॉल्यूशन, और वो वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। वोलेटाइल मतलब वो तुरंत उड़ जाएगा, सॉल्वेंट उड़ जाता है और बच क्या जाता है उस सरफेस के ऊपर सिलिका या एल्यूमिनियम जेल का कोटिंग। अब ये कोटिंग जो है वो काम करता है एडजॉर्बेंट की तरह, ठीक है। अब इसके ऊपर है ना एक सपोज आपके पास A प्लस B प्लस C केमिकल का मिक्सचर है। अब आपको इनको एनालिसिस करना है। तो ये A प्लस B और C जो केमिकल्स का मिक्सचर है, उस मिक्सचर का एक स्पॉट यहां दे दिया जाएगा इस प्लेट पे, और फिर इस प्लेट को रखा जाता है एक क्लोज्ड चेंबर में। हमने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पढ़ा है ना, एक क्लोज्ड चेंबर में जिसमें सॉल्वेंट भरा हो, और यहाँ पे आपका डॉट है। तो अब क्या होता है, ये यहाँ पे तो अभी सॉल्वेंट भरा था, तो वो सॉल्वेंट क्या करता है, ये डॉट के साथ जो है रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा एक्चुअली, डॉट को डिसॉल्व करेगा और अपने साथ पूल करेगा। जब वो पूल करेगा तो सब जो जितने भी A केमिकल है, B केमिकल है, C केमिकल है, सबका मूविंग वेलोसिटी डिफरेंट होगा क्योंकि उसका सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाला और एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी डिफरेंट है। तो सपोज A सिर्फ यहां तक मूव किया, B सिर्फ यहां तक, C सिर्फ यहां तक, तो A हमें सेपरेट हो गया, B हमारा सेपरेट हो गया, C हमारा सेपरेट हो गया, और इनका RF फैक्टर कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हो A, B और C क्या थे, और मतलब उनका क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेसिकली आपने कर लिया है। तो इतने सारे एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन का। तो एडजॉर्प्शन इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के फॉर्म में। दूसरे जो एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन के, वो है सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये सारे टेक्निक्स में एडजॉर्प्शन यूज होता है। इसलिए एडजॉर्प्शन जो है वो वास्ट यूजेस के साथ है।
And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, don't compare yourself to others. Compare yourself to yourself, that what you were yesterday. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.